जैसे ही तुम डोलुओ महाद्वीप में पहुंचे, तुम्हें एहसास हुआ कि तुम बहुत पहले आ गए हो। इस दुनिया के लोगों ने कभी टांग सान का नाम तक नहीं सुना था और न ही कभी शियाओवू को देखा था। इसलिए बाद में बिना किसी चीट सिस्टम के तुमने डोलुओ महाद्वीप के अपने अग्रिम ज्ञान के दम पर केवल 6 स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति होने के बावजूद संघर्ष करके शीर्षक डोलुओ के स्तर तक अभ्यास किया। लेकिन तुम्हारी खुशी 3 मिनट भी नहीं टिक पाई कि अचानक पलटवार सिस्टम सक्रिय हो गया। सिस्टम ने तुमसे कहा कि तुम एक ग्रैंड सोलमैन के स्तर की ताकत से टांग सान को हराकर अपनी प्रवेश पात्रता साबित करो और फिर श्रेक अकादमी में शामिल हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। क्या श्रेक अकादमी बन भी चुकी है? क्या टांग सान सचमुच डोलुओ महाद्वीप पर आ चुका है? जब तुम पहली बार डोलुओ महाद्वीप पर आए थे तब तुमने समय रेखा के बारे में अच्छी तरह पता लगाया था। उस समय टांग सान तो दूर, टांग हाओ का भी कहीं अतापता नहीं था। इसलिए तुम चुपचाप छिपे रहे और अभ्यास करते रहे और देखते ही देखते तुम्हें अभ्यास करते हुए 40 साल बीत गए। सिस्टम, तुम मुझसे, जो कि एक शीर्षक डोलुओ बन चुका है, श्रेक अकादमी में शामिल होने को कह रहे हो। वे मुझे सिखाएंगे या मैं उन्हें सिखाऊंगा? और ऊपर से मुझे टांग सान को हराकर प्रवेश पात्रता साबित करने को कह रहे हो। मैं एक सम्मानित शीर्षक डोलुओ होकर एक ग्रैंड सोलमैन स्तर के टांग सान को धमकाऊंगा? क्या तुम टांग हाओ को मरा हुआ समझते हो? मैं अब एक शीर्षक डोलुओ हूँ। एक बच्चे टांग सान से लड़ना क्या मेरे लिए शोभा देता है? क्या इसे पलटवार कहते हैं? हालांकि तुम्हें शीर्षक डोलुओ बने ज्यादा समय नहीं हुआ था और तुम सचमुच अपना चेहरा भूलकर टांग सान को सबक सिखाने जा सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या? पूरी संभावना थी कि तुम्हें टांग हाओ के बदले का सामना करना पड़ता। आखिर तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारे और टांग हाओ के बीच अभी भी बड़ा अंतर था। सिस्टम, अगर ऐसा है तो मुझे पहले 99वें स्तर की आत्मा शक्ति का ट्रायल कार्ड दे दो। मुझे डर है कि टांग हाओ अपने एक ही हथौड़े से मुझे खत्म न कर दे। कृपया मेजबान शुरुआती कार्य पूरा करें। पुरस्कार में एक यादृच्छिक ईश्वर स्तरीय आत्मा मिलेगी। धत्त तेरे की, जोखिम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा गंभीर हो गया। यह पलटवार सिस्टम सचमुच अनोखा था। ईश्वर स्तरीय आत्मा के लालच में तुमने इस गैर जिम्मेदार सिस्टम की बात मानने का फैसला किया। तुरंत ही तुमने अपनी हरित छाया तलवार को प्रकट किया और उसे 2 मीटर लंबी विशाल तलवार में बदल दिया। तलवार के फलक पर पैर रखकर तुम प्रकाश की एक हरी किरण बनकर स्टार्ड और जंगल से बाहर उड़ गए और श्रेक अकादमी की दिशा में निकल पड़े। आखिर शुरुआती कार्य पूरा करना ही था और ईश्वर स्तरीय आत्मा हासिल करनी ही थी। शीर्षक डोलुओ की ताकत सचमुच भयानक होती है। आकाश को चीरती हुई तलवार की गूंज ने जंगल में आत्मा जानवरों की तलाश कर रहे आत्मा गुरुओं का ध्यान खींच लिया। कितना शानदार एहसास है। डोलुओ महाद्वीप में 40 साल रहने के बाद आखिरकार तुमने तलवार पर तैरकर आसमान में आज़ाद पक्षी की तरह उड़ने का आनंद लिया। तुम्हें लगा कि इन 40 सालों की सारी मेहनत सफल हो गई। हालांकि कई शीर्षक डोलुओं के पास उड़ने की क्षमता नहीं होती, लेकिन तुम्हारी हरित छाया तलवार हवा के गुण वाली आत्मा थी। शीर्षक डोलुओं के स्तर पर पहुंचने के बाद अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति और हवा के तत्वों की मदद से तुम अमर कथाओं की तरह तलवार पर उड़ने में पूरी तरह सक्षम थे। तुम्हारी सुंदर आंखें, तीखे नैन नक्श, लहराते काले बाल और हरा चोगा पहने तुम्हें आसमान में उड़ते देखकर सचमुच किसी अमर साधु जैसा रूप दिखाई दे रहा था। शाम के समय तुम सोतो शहर में दाखिल हुए और एक खाली अंधेरी गली के कोने में उतर गए। उपयुक्त 9वें आत्मा चक्र के जानवर की तलाश में तुम्हें स्टार्ड और जंगल में 1 महीने से अधिक समय तक भटकना पड़ा था। तब जाकर तुम्हें कृपाण दंत बाघ मिला था। उसे मारने और 9वें आत्मा चक्र को समाहित करने में कई दिन लग गए थे, जिसके बाद तुम सफलतापूर्वक शीर्षक डोलुओ बन पाए थे। ऐसी स्थिति में तुमने सोचा कि पहले अपने पहनावे और रूप रंग को ठीक करना चाहिए, स्नान करके कपड़े बदलने चाहिए और उसके बाद ही श्रेक अकादमी जाना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें ये भी पक्का नहीं पता था कि अभी दाखिले का मौसम चल रहा है या नहीं। तुम गली से बाहर निकले और होटल की तलाश में सड़कों पर टहलने लगे। थोड़ी ही देर में तुम्हें एक होटल दिखाई दिया। उसके मुख्य द्वार की सजावट बहुत ही गुलाबी और भड़कीली थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि ये कोई साधारण होटल नहीं है। अरे जनाब, आइए न, हमारे होटल में ठहरिए। दरवाजे पर खड़ी एक बेहद आकर्षक और रूपवती महिला तुम्हें देखकर हाथ हिला रही थी। ये देखकर तुम तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर उसकी ओर बढ़ गए। गलत मत समझो, तुम उस महिला के लिए नहीं गए थे, बल्कि उस होटल के नाम के कारण गए थे। रोज होटल, गुलाब होटल। हाय सुंदर, क्या कोई कमरा खाली है? तुमने पास जाकर पूछा। हैंडसम, बिल्कुल खाली है। हमारे होटल का बिस्तर बहुत बड़ा, गोल और नरम है। उस सुंदरी ने एक नटखट इशारा किया। सचमुच काफी बड़ा और गोल है, लेकिन नरम है या नहीं ये तो नहीं पता। तुमने तिरछी नजर से देखते हुए मन ही मन सिर हिलाया। मेरे लिए एक वही बड़ा और मन ही मन सिर हिलाते हुए, मुझे एक बड़ा, गोल और एकदम मुलायम बिछावन वाला कमरा चाहिए। जी हुजूर, कृपया मेरे पीछे आइए।
सुंदर स्त्री खिलखिलाते चेहरे के साथ आपको अतिथि गृह के अंदर ले गई। अगर आपको सही से याद था तो टांग सान और शियाओ वो ने भी कभी इसी गुलाब अतिथि गृह में एक रात बिताई थी। मुख्य पटल पर धन चुकाने के बाद आप दूसरी मंजिल पर कक्ष संख्या 202 में पहुंचे। ये सचमुच एक बड़ा, गोल और बेहद मुलायम बिछावन वाला कमरा था। बिछावन के किनारे ढेरों गुलाब के फूल रखे थे और गोल बिछावन के ठीक बीचों बीच गुलाब की पंखुड़ियों से एक हृदय बना हुआ था। द्वार बंद कर दो, आपने आज्ञा दी। जी हुजूर। स्त्री ने द्वार बंद किया और फिर सीधे आपके सामने आ खड़ी हुई। तुम ये क्या कर रही हो? आप चकित रह गए। आपके साथ विश्राम करने आई हूं, मुझे इसके कोई पैसे नहीं चाहिए, स्त्री ने स्वयं को मोहिनी समझते हुए मोहक मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार आपके इस सुंदर और अनोखे स्वरूप को देखकर कोई भी बता सकता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए? तुम अवश्य कुछ अधिक ही चाह रही हो। आपका चेहरा कठोर हो गया। आपने उंगलियों के इशारे से एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और उस स्त्री की ओर फेंक दी। बाहर निकलो। आपकी प्रभावशाली आवाज से स्त्री सहम गई। उसका शरीर कांप उठा और पीले पड़ते चेहरे के साथ उसने मुद्रा उठाई और घबराकर आपके कक्ष से बाहर भाग गई। मैं एक महान शीर्ष योद्धा हूं, मेरी प्रतिष्ठा इतनी भी गिरी हुई नहीं है। इसके बाद आप मुख हाथ धोकर बिछावन के पास आए। पवन के एक हल्के झोंके ने बिछावन पर बनी गुलाब की पंखुड़ियों के हृदय को बिखेर दिया। तारावन में इतना लंबा समय बिताने के बाद आपने बहुत समय से चैन की नींद नहीं ली थी। अगली दोपहर आप एक बार फिर अपनी ही सुंदरता के एहसास के साथ सोकर उठे। आप गलियों में घूमकर भोजन खोजने, वस्त्र खरीदने और साथ ही विद्यालय के प्रवेश की सूचनाएं जुटाने निकल पड़े। प्रणाली कम से कम समय सीमा के मामले में तो भरोसेमंद निकली। थोड़ी पूछताछ के बाद आपको पता चला कि आसपास के सभी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और दानव विद्यालय भी इनमें से एक था। दिन के समय गुलाब अतिथि गृह काफी सामान्य लग रहा था। रात्रि जैसा कोई कामातुर वातावरण यहाँ नहीं था। आपके कक्ष में लौटे अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि अतिथि गृह के मुख्य भवन से कोलाहल की ध्वनियां आने लगीं। आप दूसरी मंजिल के गलियारे में खड़े होकर नीचे का सारा दृश्य आनंदपूर्वक देखने लगे। एक पुरुष जो सुनहरे बालों वाले सिंह जैसा दिख रहा था, जुड़वां बहनों की कमर में हाथ डाले खड़ा था। वो नीले वस्त्रों में एक साधारण से दिखने वाले युवक का सामना कर रहा था और उस युवक के साथ गुलाबी वस्त्रों में एक युवती भी खड़ी थी। वाह, आज के युवा भी क्या कौतुक करते हैं, आपने मन ही मन विचार किया। रुको जरा, क्या ये वही क्षण है जब अतिथि गृह में टांग सान, शियाओ वो और दाई मुबाई की प्रथम भेंट हुई थी? ये सोचते ही आपने ध्यान से उस नीले वस्त्रों वाले युवक के समीप खड़ी युवती को देखा। जैसे ही आपने अपना ध्यान केंद्रित किया, वो भली भांति दिख रही युवती सीधे एक गुलाबी शशक खरगोश में बदल गई। अरे वाह, कितनी अतिप्रिय है, अत्यंत मनमोहक। आपने उस लुभावने शशक पर हाथ साफ करने की इच्छा को जैसे तैसे दबाया। वैसे यदि इसकी टांगों को भूनकर ऊपर से जीरा छिड़क दिया जाए, सिर को चटपटा बना दिया जाए और शेष शरीर को पकाया जाए तो खाने में परम आनंद आएगा। सोचते सोचते आपको सच में भूख लगाई और पेट में क्षुधा की ज्वाला भड़क उठे। चलकर भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा, ये सोचते हुए आपके पेट से ध्वनि आई और आप अतिथि गृह से बाहर निकल गए। अचानक इस अतिथि गृह में इतनी भयानक ठंडी वायु कहाँ से चलने लगी? शियाओ वो ने सचेत होकर पूरे अतिथि गृह को ऊपर से नीचे तक देखा। जहां तक टांग सान और दाई मुबाई के बीच कक्ष के विवाद का प्रश्न था, आपको उसमें जरा भी रुचि नहीं थी। एक और नया दिन आया। आपने अपने वस्त्र ठीक किए, अपने लंबे केशों को थोड़ा संवारा और प्रस्थान करके गुलाब अतिथि गृह से बाहर निकल गए। जब आप दानव विद्यालय के द्वार पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बालकों की लंबी पंक्ति लगी हुई थी। टांग सान और शियाओ वो भी उसी भीड़ में सम्मिलित थे। निर्दोष बालकों के उस समूह को देखकर जब आपको भान हुआ कि आपको भी इन्हीं के साथ प्रवेश लेना पड़ेगा, तो आपका मुख म्लान हो गया। आप खिन्न होकर चिल्लाए, प्रणाली, मृत होने का अभिनय बंद कर। क्या मैं दानव विद्यालय में एक विद्यार्थी बनने के स्थान पर एक आचार्य का पद नहीं ले सकता? मेरी आयु देखो, इस आयु में विद्यार्थी बनूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? आश्रयदाता की आयु 12 वर्ष है। कृपया प्रणाली द्वारा निर्धारित आयु को ही अंतिम माने। मैं 12 वर्ष का नहीं हूं। कृपया प्रणाली द्वारा निर्धारित आयु को ही अंतिम माने। मेरी आयु 46 वर्ष है। मैं एक शीर्ष योद्धा हूं और तुम मुझे बालक बनकर विद्यार्थी बनने को कह रहे हो? कृपया प्रणाली द्वारा निर्धारित आयु को ही अंतिम माने। आप क्रोध से भर गए। यदि आप स्वयं को 12 वर्ष का बता भी देते तो भी कोई विश्वास नहीं करता। जीवन के अनुभवों से भरा ये गंभीर चेहरा किसी को छल नहीं सकता था जब तक कि रूप ही न बदल लिया जाए। भले ही आप एक शीर्ष योद्धा थे और दिखने में केवल 25 वर्ष के युवा प्रतीत होते थे, किंतु 40 से अधिक वर्षों के अनुभव से आई वो गंभीर और प्रौढ़ चमक भला कैसे छुप सकती थी?
इस प्रणाली के मस्तिष्क में अवश्य कोई दोष है। मन तो करता है कि इसे बाहर निकालूं और इसका सुधार कर दूं। आपने मन ही मन झल्लाहट निकाली। वैसे भी 12 वर्ष के छोटे छोटे बालकों के मध्य आपकी ऊंचाई सबसे भिन्न और विशाल दिख रही थी, जो सचमुच अत्यंत विचित्र था। 1-2 वर्ष के छोटे छोटे बालकों के मध्य आपकी ऊंचाई सबसे भिन्न और विशाल दिख रही थी। अच्छा, ऐसा करते हैं प्रणाली, प्रवेश लेकर विद्यार्थी बनना छोड़ो। मैं इस दानव विद्यालय के द्वार पर ही टांगसान को कूट देता हूं। इससे भी कार्य पूर्ण मान लिया जाएगा, ठीक है ना? कृपया आश्रयदाता दिए गए कार्य के अनुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करें। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। जिस दिन मैं देवपद पा जाऊंगा, सबसे पहले तुम्हें ही नष्ट करूंगा। जब आप प्रणाली से व्यर्थ की बहस कर रहे थे, तभी पंक्ति में आपकी बारी आ गई। आपने 10 स्वर्ण मुद्राएं रखीं और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। ली यूसोंग थोड़ा तिरछे होकर बैठे थे। उन्होंने आपकी आयु जानने के लिए आपकी कलाई पर हाथ रखा। हड्डियों की बनावट परखते हुए ली यूसोंग ने सिर उठाकर आपकी ओर देखा। हे अभिभावक, कृपया अपने बालक को आगे भेजें। आपका मुख काला पड़ गया। क्या मुझे स्वयं अपनी आयु का बोध नहीं है? आचार्य जी, मेरी आयु 12 वर्ष है और मेरी शक्ति 28वें स्तर की है। आपका मन हुआ कि भूमि फटे और आप उसमें समा जाएं। आज तो सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। आपने मन ही मन जोड़ा। यह सब इस प्रणाली का कहा हुआ है। जाओ जाओ, 12 वर्ष के तुम दिखते हो। यदि ढोंग ही करना है तो कुछ ढंग का करो। ली यूसोंग ने आपको देखा, जो उनसे भी अधिक वयोवृद्ध और गंभीर प्रतीत हो रहे थे। वे निरुत्तर होकर बोले, मेरे कार्य में बाधा मत डालो। आचार्य जी, आप तो बड़े ढीठ निकले। आप मेज के पार गए और अपनी भुजा से ली यूसोंग के कंधे को कसकर जकड़ लिया। आइए आइए, तनिक उधर चलकर वार्तालाप करते हैं। कितना भयंकर बल है, मेरा शरीर तो हिल भी नहीं पा रहा। ली यूसोंग के मुख का रंग अचानक उड़ गया। इसके पश्चात आप उन्हें घसीटते हुए पास के एक वृक्ष के पीछे ले गए, जहां से पंक्ति में लगे लोगों की ओर उनकी पीठ थी। तुम क्या करना चाहते हो? ली यूसोंग ने सचेत होकर पूछा। आचार्य जी, अन्यथा न ले, आपको बस एक वस्तु दिखानी है। आपने मंद मुस्कान के साथ अपनी हथेली खोली और अपनी आत्मशक्ति तथा शक्ति वलयों को प्रकट कर दिया। प्रणाम महाराज। ली यूसोंग शक्ति वलयों की संख्या गिनते गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वे चकित होकर चिल्ला उठे। क्या अब मेरा प्रवेश हो सकता है? आपने अपनी आत्मशक्ति को समेटते हुए शांत स्वर में कहा। ली यूसोंग आपके शब्दों में छिपी चेतावनी को सुनकर स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि क्या वे सोते हुए स्वप्न देख रहे हैं या ये संसार ही पागल हो गया है। ये तो अत्यंत विचित्र बात थी। एक शीर्ष योद्धा एक साधारण शक्ति स्वामी को धमकी दे रहा था, केवल उसका विद्यार्थी बनने के लिए। यदि आचार्य जी ने मेरा प्रवेश न कराया तो मुझे अप्रसन्नता होगी, और जब मैं अप्रसन्न होता हूँ तो स्वयं पर से मेरा नियंत्रण खो जाता है। यह स्थान काफी सुंदर है, यदि ये नष्ट हो गया तो दुख होगा, क्यों आचार्य जी? आपने ली यूसोंग के कंधे को थपथपाते हुए शांत भाव से कहा। अरे हाँ हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। मैं अभी आपका प्रवेश सुनिश्चित करता हूँ, ली यूसोंग ने दृढ़ता से कहा, किंतु मन ही मन वे अत्यंत भयभीत थे। जीवन में क्या क्या देखना पड़ रहा है। ऐसा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति शीर्ष योद्धा कैसे बन गया, ये तो सरासर अन्याय है। जैसे ही आप प्रवेश पटल पर लौटे, ठीक उसी समय दाई मुबाई, टांगसान और अन्य बालकों को भीतर छोड़कर नए विद्यार्थियों को लेने बाहर आया था। मुबाई, इसे विद्यालय के भीतर ले जाओ, और हाँ, इसे आगे की परीक्षाओं को देने की आवश्यकता नहीं है। ली यूसोंग ने बात जोड़ी। दाई मुबाई ने आपको देखा और फिर अचरज से ली यूसोंग की ओर मुड़ा। ली आचार्य जी, क्या ये यहाँ आचार्य पद के लिए आए हैं? कैसी दृष्टि है तुम्हारी? मैं यहाँ तुम्हारा सहपाठी बनने आया हूँ, आपने सहजता से कहा। मन ही मन आप प्रणाली पर अत्यंत क्रोधित थे। एक तो मैं विलंब से आया और ऊपर से मुझे ये यातना झेलनी पड़ रही है। जैसे ही मुझे कार्य पूर्ण करके दिव्य स्तर की आत्मशक्ति मिलेगी, मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। इस विद्यालय में जिसे रहना हो रहे। दाई मुबाई के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। मेरे से थोड़ा अधिक सुंदर दिखने के अतिरिक्त इसमें कोई विशेष बात तो नहीं दिखती, और देखने से ही ये कोई वयोवृद्ध पुरुष लगता है। ली आचार्य जी ने इसे बिना किसी परीक्षा के भीतर जाने की अनुमति कैसे दे दी? कहीं ये आचार्य जी का संबंधी तो नहीं? आचार्य जी, मुझे प्रवेश लेना है। दोनों के पीछे से एक शीतल और गंभीर स्त्री स्वर सुनाई दिया। दाई मुबाई ने तुरंत उस ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। ध्वनि सुनकर आप भी घूमे और मन ही मन चकित रह गए। इस आयु में जहां शियाओ वो और निंग रोंगरोंग साधारण दिखती थीं, वहीं ये कन्या शारीरिक रूप से अत्यंत विकसित और आकर्षक थी। किंतु आप तो एक 46 वर्ष के शीर्ष योद्धा थे, इसलिए आपने जू झूचिंग पर केवल एक तटस्थ दृष्टि डाली। आयु और शक्ति दोनों उपयुक्त हैं। मुबाई, इसे भी साथ ले जाओ। आप दोनों मेरे पीछे आइए।
दाईमुबाई ने अनिच्छा से अपनी दृष्टि हटाई और मार्ग दिखाने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही आपने दानव विद्यालय के मुख्य द्वार में प्रवेश किया, आपने तुरंत प्रणाली से पूछा, क्या विद्यालय के भीतर टांग सान को पराजित करने से मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा? कृपया आश्रयदाता दिए गए कार्य के अनुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करें। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम्हारी स्वीकृति है। आपने आंखें मटकाईं और उस व्यर्थ प्रणाली पर ध्यान देना छोड़ दिया। तत्पश्चात आप विचार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे टांग सान स्वयं आप पर प्रहार करे। इससे आपके पास प्रतिघात करने का तर्क होगा और टांग हाओ भी कोई त्रुटि नहीं निकाल पाएगा। सान भैया, क्या मेरा मांस कबाब तैयार हो गया? ये चुलबुली आवाज सुनकर आपने सिर उठाया और उत्सुकता से भरी शियाओ को देखा। आपके मन में तुरंत एक उपाय आ गया। इस समय टांग सान और शियाओ वो ऑस्कर की भुनी हुई कबाब गाड़ी के सामने खड़े थे। टांग सान, वो कबाब मत खाना। दाईमुबाई ने तुरंत आगे बढ़कर चेतावनी दी। ऑस्कर, तुमसे कितनी बार कहा है कि परिसर के भीतर अपना कबाब मत बेचा करो। क्या तुम चाहते हो कि पूरा विद्यालय तुम्हारे साथ उल्टी करे? मुबाई, क्या इस कबाब में कोई समस्या है? टांग सान ने असमंजस में पूछा। ऑस्कर, दाईमुबाई ने तुरंत ऑस्कर को पुनः कबाब बनाने को कहा। ऑस्कर के घृणित हावभाव और उसके अनूठे मंत्र ने टांग सान और उसके साथियों का मन खराब कर दिया। लिनफान, आप आगे बढ़े और आश्चर्य भरे स्वर में बोले, ताज़ा ताज़ा बना हुआ कबाब है, न खाया तो व्यर्थ चला जाएगा, जो बड़ा दुखद होगा। ऑस्कर के हाथ से कबाब छीनकर लिनफान उसे खाने लगे। स्वादिष्ट है। तत्पश्चात उन्होंने गाड़ी से एक और कबाब उठाया और शियाओ वो की ओर बढ़ते हुए बोले, छोटी बहन, तुम बहुत मनमोहक हो। पहली भेंट में मैं तुम्हें एक कबाब भेंट करता हूं। शियाओ वो को लिनफान का यह रूप अत्यंत घृणास्पद लगा। टांग सान के मुख पर भी अप्रसन्नता के भाव आ गए। धन्यवाद महाशय, मुझे भूख नहीं है। शियाओ वो ने सीधे अस्वीकार कर दिया। कहती हो भूख नहीं है, जबकि मैंने अभी तुम्हें उतावली होकर कबाब खरीदते देखा था और यह सचमुच अत्यंत स्वादिष्ट है। ये कहते हुए लिनफान ने कबाब शियाओ वो के मुख के समीप कर दिया। शियाओ वो तुरंत 2 पग पीछे हट गई, किंतु लिनफान उसका पीछा करते रहे। महानुभाव, सीमा में रहिए। यदि हमें खाना होगा तो हम स्वयं क्रय कर लेंगे। टांग सान ने लिनफान के सामने आकर कठोर स्वर में कहा। तुम कौन होते हो? एक और हटो, मुझे बाधा मत पहुंचाओ। यह कहकर लिनफान टांग सान को अनदेखा करते हुए शियाओ वो की ओर बढ़े। दुष्ट पुरुष, मरो! शियाओ वो को क्रोध आ गया। वो पीछे हटने के स्थान पर लिनफान की ओर लपकी और लात चलाई। लिनफान के मुख पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने बाएं हाथ से सरलता से उस लात को रोका और शियाओ वो का टखना पकड़ लिया। शियाओ वो! टांग सान चौंक गया। उसे आशा नहीं थी कि सामने वाला व्यक्ति शियाओ वो के प्रहार को इतनी सुगमता से रोक लेगा। तभी लिनफान को अपनी पीठ के पीछे आत्मशक्ति का कंपन अनुभव हुआ। टांग सान ने अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करके आक्रमण कर दिया था। बंधन, नील लता बंधन। लिनफान ने मुड़कर देखा कि नीली लताएं उनकी ओर बढ़ रही थीं। ध्येय सिद्ध हुआ। लिनफान ने शियाओ वो का टखना छोड़ दिया और पलक झपकते ही उन लताओं को पकड़ लिया। क्या? टांग सान ये देखकर स्तब्ध रह गया कि लिनफान ने उसके बंधन को कितनी आसानी से थाम लिया था। प्रहार करते हो, है ना? लिनफान ने लताओं को खींचा और थोड़ा सा बल लगाकर दूसरी ओर खड़े टांग सान को अपने समीप खींच लिया। उन्होंने एक प्रहार टांग सान की छाती पर किया, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इसके पश्चात लिनफान ने आगे बढ़कर उस पर मुक्कों की बौछार कर दी। सान भैया! शियाओ वो तुरंत दौड़कर गिरे हुए टांग सान के पास पहुंची और उसे सहारा देकर उठाया। टांग सान ने शियाओ वो के सहारे उठकर अपने होठों पर लगा रक्त पोंछा। अत्यंत शक्तिशाली। मैं इसकी गति को देख भी नहीं पाया और न ही कोई आत्मशक्ति अनुभव हुई। क्या यह विद्यालय के आचार्य हैं? दाई भैया, ये कौन है? क्या नए आचार्य आए हैं? ऑस्कर ने भ्रमित होकर दाईमुबाई से पूछा। काहे के आचार्य? यह भी नया विद्यार्थी है, दाईमुबाई ने निरुत्तर होकर कहा। ये क्या हो रहा है? परिसर के भीतर द्वंद्व प्रतिबंधित है। कुछ दूरी पर आत्मशक्ति का परीक्षण कर रहे लू चीबिन चले आए। आप कौन हैं? किस विद्यालय के आचार्य हैं जो हमारे दानव विद्यालय के प्रवेश कार्य में विघ्न डालने आए हैं? वास्तव में लिनफान के वयोवृद्ध रूप को देखकर कोई भी उन्हें नया विद्यार्थी नहीं मान सकता था, किंतु लिनफान का ध्यान लू चीबिन पर नहीं बल्कि प्रणाली पर था। आश्रयदाता को उनके कठिन परिश्रम और घोर संग्राम द्वारा टांग सान को परास्त करने तथा अपना पुराना अपमान धोने पर बधाई। क्या पुरस्कार स्वीकार करना चाहते हैं? लिनफान का मुख कसैला हो गया। क्या मुझे टांग सान को हराने के लिए घोर संग्राम करना पड़ा? क्या उसकी नील लताएं इतनी भयंकर थीं? क्रोध को दबाते हुए लिनफान ने पूछा, पुरस्कार स्वीकार करने पर क्या कोई अलौकिक दृश्य प्रकट होगा? प्रणाली का उत्पाद सर्वोत्तम होता है,
कोई अलौकिक दृश्य प्रकट नहीं होगा। सर्वोत्तम उत्पाद प्रारंभिक उपहार को स्मरण करके ही लिन फान को क्रोध आ जाता था। पुरस्कार प्रदान करो। अंतरिक्ष से एक अत्यंत शुद्ध आत्मशक्ति उतरी और लिन फान के शरीर में समा गई। ये आत्मशक्ति। लिन फान के मुख पर आश्चर्य के भाव आ गए। ये शक्ति इतनी पर्याप्त थी कि 28वें स्तर के योद्धा को सीधे तीसरे स्तर पर पहुंचा दे, सीधे 30वें स्तर के शक्ति स्वामी बन जाएं। प्रणाली शक्तिशाली तो है, परंतु इसका क्या लाभ? 2 स्तरों की ये शक्ति तो मेरी एक सांस की समाधि से भी कम है। लिन फान के पास खींचने के सिवा कोई उपाय न था। तत्पश्चात आकाश से एक आदर्श समय सीमा वाला सहस्रवर्षीय शक्ति वलय उतरा, जो लिन फान को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए था। लिन फान ने फूंक मारकर उस सहस्रवर्षीय वलय को उड़ा दिया। इसके बाद वे देर तक प्रतीक्षा करते रहे और अंततः अधीर होकर बोले, प्रणाली, शीघ्रता करो, यह व्यर्थ वस्तुएं मुझे मत दो, तुरंत दिव्य स्तर की आत्मशक्ति प्रदान करो। इसके तुरंत बाद दिव्य स्तर की आत्मशक्ति का चयन पूर्ण हुआ। अनंत संहारक ऊर्जा से परिपूर्ण, पूर्णतः रक्त के समान लाल रंग की एक खड्ग तलवार आकाश से प्रकट हुई और लिन फान के मस्तक के मध्य से उनके शरीर में विलीन हो गई। लिन फान का शरीर कांप उठा। सचेत होने पर उन्हें भीतर एक विचित्र शून्यता का अनुभव हुआ। जिस क्षण वह भयंकर खड्ग उनके शरीर में समाई, उन्हें लगा कि वे उस भयंकर ऊर्जा के प्रभाव में आकर अपनी चेतना खो बैठेंगे और केवल संहार करने वाले यंत्र बन जाएंगे। अरे बाप रे! प्रणाली, यह रक्त खड्ग क्या वस्तु है? मैं तो बाल बाल बचा, तनिक उपहास ही तो किया था। क्या तुम मेरी बलि लेना चाहती हो? आश्रयदाता को संहार खड्ग प्राप्त करने पर बधाई। आत्मशक्ति में 1 की वृद्धि हुई। संहार खड्ग का उद्गम परम अस्त्र संहार खड्ग से हुआ है। यह उसकी संहारक अग्नि से निर्मित एक अलौकिक खड्ग है, जो अपरंपार शक्ति से युक्त है और अंततः परम अस्त्र का रूप ले सकती है। मैं समझा कि कोई अनुपम वस्तु होगी, यह तो संहार देव की मूल खड्ग का केवल एक अवशेष निकला। लिन फान भले ही बुदबुदा रहे थे, किंतु यह खड्ग वास्तव में अद्भुत थी। इसके प्रभाव से लिन फान को तुरंत संहार क्षेत्र और एकल संहार नामक कौशल प्राप्त हो गया। यद्यपि लिन फान शीर्ष योद्धा के स्तर तक पहुंच चुके थे, किंतु उनकी मूल लघु छाया खड्ग का स्तर इतना उत्तम नहीं था कि उन्हें कोई क्षेत्र कौशल मिल पाता। इससे स्पष्ट था कि एक उत्तम आत्मशक्ति योद्धा के लिए कितनी मूल्यवान होती है। यदि लिन फान को प्रारंभ में ही ऐसी दिव्य शक्ति मिल गई होती तो उन्हें केवल शीर्ष योद्धा बन पाने की चिंता न सताती। तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? हमारे दानव विद्यालय में किस प्रयोजन से आए हो? लू चीबिन ने देखा कि लिन फान उनकी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उनका अनादर किया जा रहा है। कुछ नहीं, बस मेरा चित्त भ्रमित हो गया था, मैं जा रहा हूं। होश में आते ही लिन फान मंद मंद मुस्कुराए और सीधे द्वार की ओर बढ़ गए। क्षमा कीजिएगा, प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका था और दिव्य आत्मशक्ति संहार खड्ग भी प्राप्त हो चुकी थी। अब इस दानव विद्यालय में रुकने का कोई अर्थ नहीं था। इससे पूर्व की टांग हाओ को आभास होता, लिन फान ने वहां से प्रस्थान करना ही उचित समझा। देखते ही देखते लिन फान ओझल हो गए। जब तक लू चीबिन कुछ समझ पाते, लिन फान जा चुके थे। अवश्य ही मेरी पहचान से भयभीत होकर भाग गया। अपनी दुर्बलता पर लज्जित होकर भागा है। अच्छा ही हुआ जो चला गया। मुबाई, इसे तुम भीतर लाए थे ना? लू चीबिन ने मुख बनाते हुए कहा। लू आचार्य जी, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। ली आचार्य जी ने ही कहा था कि ये प्रवेश लेने आया है, दाई मुबाई ने विवश होकर कहा। ली आचार्य की दृष्टि क्षीण हो गई है। इतना प्रौढ़ पुरुष विद्यार्थी कैसे हो सकता है? उसे भीतर आने ही क्यों दिया? लू चीबिन ने खीज प्रकट की। दाई मुबाई ने सहमति में सिर हिलाया। रुको, उसने मेरे 2 कबाब ले लिए और धन भी नहीं दिया। अचानक ऑस्कर दुखी होकर चिल्लाया। मुबाई, इसे तुम लाए थे, अतः इस हानि की पूर्ति तुम करोगे। लू चीबिन इतना कहकर पुनः अपने स्थान पर जाकर शक्ति परीक्षण करने लगे। अरे, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? दाई मुबाई ने अपना माथा पीट लिया। इसके पश्चात दाई मुबाई ने ऑस्कर से 1 कबाब खरीदकर टांगसान को दिया और कहा कि इससे उसकी पीड़ा और थकान कम होगी। सबसे बड़े पीड़ित टांगसान को विवश होकर घृणा दबाते हुए वो कबाब खाना पड़ा। रोचक है, एक ओर खड़ी सुंदर कन्या ये कौतुक देख रही थी। लिन फान सीटी बजाते हुए अत्यंत प्रसन्न मन से मार्ग पर चले जा रहे थे। अंततः प्रणाली की दिव्य आत्मशक्ति प्राप्त हो ही गई। अब मान सम्मान जाने का क्या दुख। जब आसपास कोई न था तो लिन फान ने प्रणाली से प्राप्त संहार खड्ग का आह्वान किया। जैसे ही खड्ग उनके हाथ में आई, उससे एक लाल प्रकाश निकलकर आकाश की ओर गया। काले और लाल रंग की मूठ, पूर्णतः रक्त के समान लाल फलक, 3 फुट 3 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी ये खड्ग लिन फान की पुरानी लघु छाया खड्ग से आकार में काफी विशाल और भयंकर थी।